हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरताज सर में। और दोस्तों, ये हमारी 6 क्लास है। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इसमें भी करंट अफेयर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं। 14 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी कहाँ पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों, ये आप सभी को भी मालूम होगा कि कहाँ करेंगे ये नरेंद्र मोदी जी। ये अबू धाबी UAE के वहाँ जो है ये हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे दोस्तों। और इनके बारे में समझ लीजिए। आगे इन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UAE के अबू धाबी में BAPS का हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे दोस्तों। कब? 14 फरवरी 2024 को करेंगे दोस्तों। यही जो निकल गई है हमारी 14 फरवरी, इसको इन्होंने किया था। और नरेंद्र मोदी जी ने अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के नियंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। आगे इसके पॉइंट समझिए। और कहा है इन्होंने, निर्माण BAPS समन समायन आयन के संसाध में ये करेंगे। BAPS के प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात और मध्य पूर्व के साथ मोदी ने नेतृत्व और उपलब्धियों की प्रशंसा की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने श्रीलंका में भारतीय तमिलों के योगदान का सम्मान करते हुए डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों, ये भी आपको मालूम होगा, ये JP नड्डा हैं। ये JP नड्डा हैं जिन्होंने कहा है। इनके बारे में भी समझ लीजिए दोस्तों। ये JP नड्डा हैं। नड्डा ने कहा है, भारतीय मूल के तमिलों के योगदान पर स्वीकार करते हुए एक डाक टिकट जारी किया है। तो इन्होंने क्या कहा है कि एक डाक टिकट जो है इन्होंने जारी कर दिया है। और ये डाक टिकट जो है वो श्रीलंका वृक्षारोपण उद्योग और बुनियादी ढांचों की स्थापना उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समानता देता है। तो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि ये नड्डा डाक जो है ये श्रीलंका वृक्षारोपण उद्योग के बुनियादी ढांचों की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की मान्यता देता है ये। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम जैसे फ़ोटो नहीं लगाते हैं, तो आप ये मत समझिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। मैं फ़ोटो के ऊपर नहीं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये ऐसा इमेज जो है वो आपको दिखाता हूँ, और बाकी जैसे फ़ोटो नहीं हम लगाता हूँ। इससे आप ये मत समझिए कि कोई दिक्कत है। हालांकि फ़ोटो से जैसे आप समझ जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चन थे हमारे, उससे दोस्तों आप कुछ भी समझ नहीं पाते थे, इसीलिए ये हमने तरीका अपनाया है। आगे इसके पॉइंट समझ लीजिए। अगला पॉइंट है इसका, अंग्रेजों द्वारा भेजे गए भारतीय मूल के तमिलों के आगमन को चिन्हित किया गया। पड़ोसी प्रथम नीति के तहत आर्थिक संकट के दौरान भारत ने श्रीलंका को 4 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस भारतीय सेना के भीतर रैंकों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि एक भारतीय सेना है जिसका नाम बदलेंगे, ये इंडियन नेवी है वो दोस्तों, जिसका नाम बदलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय नौसेना के भीतर रैंकों का नाम बदलने की घोषणा की है। साथ ही में PM मोदी ने एडमिरल्स के अपोलेट के लिए एक नई डिजाइन के अनावरण भी किए हैं। और समझिए इसके बारे में। और कहा है उन्होंने, छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत अब नौसेना अधिकारियों के द्वारा पहने जाने वाले एलोलेट में दिखाएगी। पड़ोसी प्रथम नीति के तहत
आर्थिक संकट के दौरान भारत ने श्रीलंका 4 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की थी। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन। भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार हैं। नए 22 चीफ ऑफ नेवी स्टाफ के जो हैं वो 22 एडमिरल निदेश त्रिपाठी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाटा पावर ने किस राज्य की ट्रांसमिशन परियोजना की बोली की जाती है? तो दोस्तों वो राजस्थान है जहां जो है ट्रांसमिशन परियोजना की बोली की जाती है। और इसके बारे में भी समझ लीजिए, टाटा पावर ने राजस्थान ट्रांसमिशन परियोजना की बोली की जाती है। और पावर फाइनेंस कारपोरेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पीएफसी यानी कंसल्टिंग द्वारा स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन बीकानेर थर्ड नीमराना सेकेंड ट्रांसमिशन परियोजना के द्वारा बोली में टाटा पावर विजय हुई है। और पॉइंट इसके समझ लीजिए। पॉइंट है इसका, अनुमानित लागत जो है 1544 करोड़ रुपए, कार्यकाल 35 वर्ष है दोस्तों इसकी। और इन्होंने कहा है राजस्थान के बीकानेर कॉम्प्लेक्स से जो है 7.7 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा की निकासी की सुविधा के लिए डिजाइन की है। और दोस्तों समझ लीजिए आगे इसके पॉइंट, इस परियोजना में 340 किलोमीटर लंबे ट्रांसमिशन कॉरिडोर का निर्माण शामिल है जो बीकानेर थर्ड पुलिस स्टेशन को नीमराणा सेकेंड सब स्टेशन से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट इसके समझ लीजिए क्वेश्चन के। क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो दोस्तों वो 50 वर्ष कर दी गई है। कहाँ दोस्तों? झारखंड में पेंशन दोस्तों इन्होंने 50 वर्ष कर दी है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है, जिसमें घोषणा की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। और पॉइंट इसके बारे में पढ़ लीजिए। कहा इन्होंने इससे पहले 60 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू होती थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि अब जो है वो 50 साल में पेंशन शुरू हो जाएगी। और इन्होंने कहा है कि सरकार का कहना है कि आदिवासियों में मृत्यु दर अधिक है और उन्हें 60 साल के बाद नौकरी भी नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों क्या कहा है इन्होंने? केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो भी ये आपको भी मालूम होगा, ये अरविंद पगड़िया हैं। अरविंद पगड़िया हैं जो वित्त आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ये अरविंद पगड़िया हैं। और इनके बारे में भी पढ़ लीजिए। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग 16 तक फाइनेंस कमीशन का गठन किया है। तो दोस्तों क्या कहा है, अरविंद पगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और इनके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा। और कहा है इन्होंने, इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे दोस्तों, एन.के. सिंह थे वो। अरविंद पगड़िया नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं दोस्तों। और इन्होंने आगे कहा है, इसके साथ ही ऋत्विक रंजन पांडे को इस आयोग का सचिव बनाया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जारी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार 100 अरब डॉलर संपत्ति वाले पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों आपको ये बताना होगा कि 100 अरब डॉलर वाली संपत्ति वो पहली महिला कौन बनी है जिसके पास 100 अरब संपत्ति हो। तो दोस्तों बैटान कोट मेयर थी जो 100 अरब डॉलर की संपत्ति की पहली महिला बनी थी। और इन्होंने
ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार फ्रांसवा बेटेनकोर्ट में मेयर 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। तो दोस्तों ये पहली महिला बनी थी जो 100 अरब की डॉलर वाली संपत्ति पहली महिला बनी थी। और फ्रांसवा मेयर की दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी लोरेल की होल्डिंग कंपनी 30 की अध्यक्ष भी रही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रांकोइस माएज लोरियल ग्रुप के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी थे। ये फ्रांसवा मेयर की मां ने भी 2017 में अपनी मृत्यु तक दुनिया की सबसे अमीर महिला का ताज अपने नाम किया था। वहीं दोस्तों दूसरी बात की जाए, वहीं एलन मस्क भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए थे। जैसे पूरी दुनिया आज जानती होगी कि एलन मस्क भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ लाभार्थी कौन है जिसने हाल ही में पीएम मोदी को मुलाकात की है। तो दोस्तों वो मीरा मुजैबी हैं जिन्होंने पीएम मोदी से पीएम मोदी प्रधानमंत्री उज्ज्वल से योजना की 10 करोड़ की लाभार्थी मीरा माझी के घर पहुंची हैं। कहां से? अयोध्या में। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, आगे इसके पॉइंट भी समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा आप सभी को। कहा है शुरुआत में 1 मई 2016। कहां से? बलिया उत्तर प्रदेश। उस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है। जहां दोस्तों इन्होंने कहा है कि अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा इस योजना के लाभार्थी पूरे देश में हो चुके हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। कहा है इन्होंने जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इन्होंने कहा है भारत का इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। जो दोस्तों भारत के विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन है जो पूरे देश से है। वहीं बात करें, हाल ही में ISAI इस्पात कोक्लेव 2023 का 4था संस्करण आयोजित किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट है इसके, भारत के प्रमुख बुनियादी ढांचा इनपुट का उत्पादन वर्ष 2030 तक दोगुना कर 300 मिलियन टन प्रति करने की केंद्रित किया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि 2030 तक दोगुना यानी 300 मिलियन टन प्रति वर्ष करने पर केंद्रित था। देम स्टिल शेपिंग द सस्टेनेबल फ्यूचर। और आगे इन्होंने कहा है कि भारत के वित्त वर्ष 2023 125.32 मिलियन टन कच्चे माल इस्पात का उत्पादन और 121.29 मिलियन मीट्रिक टन उपयोग के लिए तैयार इस्पात का उत्पादन किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत और किस देश के बीच भविष्य में बिजली आपूर्ति के लिए कुंडनकुलम संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो दोस्तों वो रसिया था जिसके हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और रूस के बिजली आपूर्ति के हेतु कुंडनकुलम संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं, कब और कहाँ? 26 दिसंबर 2023 को मॉस्को में किए गए थे। अगले पॉइंट है हमारे, भारतीय विदेशी मंत्री जयशंकर 5 दिवसीय 25.29 दिसंबर 2023 दौरे के लिए रूस की यात्रा पर गए हुए थे। वहीं हम बात करते हैं कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में KNPP, तमिलनाडु में है। ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्टेशन है, जहां KNPP की 6 इकाइयों के चालू होने पर बिजली संयंत्र की कुल क्षमता 6000 MW की हो जाती है।